ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद चल रही सियासत पर है। कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के कई दल लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार पर विचलित हुए बैठे हैं। हार के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, जिनमें मतदाताओं पर ही अपनी भड़ास निकाली जा रही है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के मतदाताओं को ज्यादा सजग और जागरूक बताकर बीजेपी को मिले जनादेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज बताकर वोटर्स के फैसले का अपमान किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष भले ही हताशा, निराशा और झूठ के साथ खुश होता रहे, लेकिन देश के मतदाताओं को विभाजनकारी राजनीति की नीति से सावधान रहना होगा, क्योंकि 70 साल की लत आसानी से नहीं जाती। पीएम ने यह भी लिखा है कि ऐसा ही रहा तो मतदाता इतनी समझदार है कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष को ऐसे चुनावी झटके मिलते रहेंगे। पीएम मोदी ने एक दिन पहले भी विपक्षी दलों को नफरत छोड़कर मोहब्बत के रास्ते पर चलने की सलाह दी थी। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में मिली करारी हार और तेलंगाना में मिली जीत को कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नजरिए से देख रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 70 साल से विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप क्यों लगाया है, और क्या मौजूदा नतीजों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश करके कांग्रेस जमीनी हकीकत से मुंह चुराने की कोशिश कर रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, 2 दिन गुजर गए। बीजेपी को 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनना है। बैठकों मुलाकातों का दौर जारी है, ऐलान बाकी है। उधर चुनावी दंगल में 1-4 से पिछड़ी कांग्रेस कई हार के कारणों पर चिंतन बैठक कर रही, तो दिल्ली में तेलंगाना का सीएम चुनने की कवायद में जुटी है। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार को लेकर है। कांग्रेस के सहयोगी तमाम बहाने और दलीलें कांग्रेस की हार के पक्ष में रखते हैं, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र के मतदाताओं को अनपढ़, सांप्रदायिक, मुस्लिम विरोधी, धर्म भीरु और विकास विरोधी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टुडे की इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए और जनता को खतरे से सावधान करने वाले इमोटिकॉन लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हो सकता है कि वे अपने घमंड, झूठ, निराशा और अज्ञानता के साथ खुश हों, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। साथ ही जनता इतनी समझदार है कि उन्हें आने वाले दिनों में और भी झटकों के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी तब आई जब इससे पहले उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को कई बार सलाह दी थी कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। लेकिन सलाह मानने की दूर, कांग्रेस ने अब हार के कारणों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना तेज कर दिया। दिग्विजय सिंह लगातार पोस्टल बैलेट पेपर से हुई वोटिंग के आंकड़े पेश करते हैं, दावा करते हैं जब बैलेट पेपर पर हुई वोटिंग में कांग्रेस 199 सीटों पर आगे है और बीजेपी सिर्फ 31 सीटों पर, तो ईवीएम के खुलते ही बीजेपी कैसे जीतने लगी। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट की सीरीज में कभी तंज किया कि जब तंत्र यानी ईवीएम सिस्टम जीतता है तो लोग यानी जनता हार जाती है। कभी कहा कि चिप वाली हर चीज हैक की जा सकती है, कभी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से गुहार तक लगाई। फुर्सत से बात करेंगे। सर, जो आपने ट्वीट किया है ईवीएम को लेकर, आपने सवाल खड़े कर, वो मेरी ट्वीट अपनी जगह है। कांग्रेस की देखा देखी अन्य दल भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। बैलेट पेपर में हम आगे हैं और ईवीएम में हारे हैं, तो ईवीएम कहीं न कहीं ईवीएम में शक है। अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है।
हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था। हालांकि ईवीएम के माथे कांग्रेस की हार का ठीक रहा, नतीजों के दिन से ही फोड़ा जाने लगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के कई दल भी मानते हैं कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी होते हुए दिख रही है, तो उसके बारे में उन्होंने तो चिंतन करने को ही होना। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। जो निर्णय आता है वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। हालांकि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दल लगातार दलील दे रहे हैं कि दुनिया के बड़े और सशक्त देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की जा चुकी है, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश चुनाव में सी विजिल वोटर ऐप, पुलिस और चुनाव आयोग के सामने 15,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें ग्वालियर चंबल में ईवीएम गड़बड़ी से लेकर ईवीएम की डायवर्जन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप हैं। और इनकी जांच किए बिना ही नतीजों की गिनती की जा चुकी है। हार के बाद विपक्षी दलों की तरफ से हार के ऐसे तमाम बहाने गिनाए जा रहे हैं। देखना होगा कि हारने वाले दल हार की समीक्षा कर 2024 की रणनीति बनाते हैं या पीएम मोदी की भविष्यवाणी की तरह आने वाले दिनों में भी चुनावी झटके खाते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। तकरीबन 100 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक पहले ये जो ईवीएम का रोना है, क्या इसको बताकर जताकर एक बड़ा संदेश दे जाने की कोशिश है, या फिर ढाक के 3 पात, जैसा कि हर चुनावों में जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है उस समय कहती है, जबकि जब जीतती है तब ईवीएम कैसे ठीक हो जाता है। तेलंगाना में अभी उसको जीत मिली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आप समर्थन करते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन आज तो अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री की ओर से सीधी आप लोगों को नसीहत दी गई है, नफरत फैलाओगे हारते ही जाओगे, और आगे आने वाले वक्त में इस तरह की हार के लिए तैयार रहे विपक्ष। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, नफरत फैलाओगे तो आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी जरूर हारेगी, क्योंकि नफरत की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देश के हित में भारतीय जनता पार्टी कहां, जनता के हित में काम कहां करती है? वो जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। अब सवाल ये होता है कि नफरत की राजनीति देश में कौन करता है, ये बताने की जरूरत अब किसी को है नहीं। इसलिए आपका शीर्षक अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति करता कौन है ये सभी जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये सच है, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अहम, देखिए आप जीते हैं, आपको बधाई है, लेकिन उस घमंड में आप इतने चूर क्यों हो गए हैं? आप इनकी अभी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, भाषा शैली देखिएगा। जब से ये चुनाव जीते हैं, लोकतंत्र में चुनाव जीतना चुनाव हारना लगा रहता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, ऐसा तो है नहीं जब से संविधान बना है, जब से देश आजाद हुआ है सरकारें आई हैं, कई बार सरकारें गई हैं, कई बार जो पार्टी है बहुत दिनों तक सरकार में नहीं आ पाई, फिर अचानक वो सरकार में आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप भाषा शैली देखिए, जब वो भाषा अपने बारे में नहीं सोचते। अभी देखिए इंडिया गठबंधन की चिंता करना शुरू कर देंगे, अपनी चिंता नहीं करेंगे, बात पूरी हो जाए पहले। सुनिए, अपनी चिंता नहीं करेंगे, उनकी चिंता होनी चाहिए कि आपका एआईडीएमके आपको छोड़ के क्यों चला गया, उनको चिंता होनी चाहिए टीडीपी आपको छोड़ के क्यों चला गया। राज्यों में जो जीती है उस पर बात कर लेते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं लौट रही हूँ, आपने जो आरोप लगाए हैं शहजाद पूनावाला जी, उस पर जवाब दे दीजिए। उनका यह कहना है कि बीजेपी 3 राज्य क्या जीती, घमंड में चूर हो गई है। सबसे पहले चित्रा जी, क्योंकि आपका चैनल और आपका शो खासकर करोड़ों भारतीय लोग देखते हैं, तो मैं आपके शो के माध्यम से साइक्लोन मिचोंग जो अभी लैंडफॉल कर रहा है, पूर्वी तट के हमारे राज्य प्रभावित है, खास करके तमिलनाडु और खास करके आंध्र प्रदेश, मैं अपने सारे कार्यकर्ता भाइयों को आह्वान करना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर पहले वहां की जनता की, वहां के शासन प्रशासन की मदद करे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये हमें निर्देश दिया है। अब आते हैं मुद्दे पर। चित्रा जी, 6 घंटे लगे
शिव अरूर जी की बात को जो कोट ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा, मात्र 6 घंटे लगे उसको सच साबित होने में। बताइए अभी अभी पार्लियामेंट के पटल पर क्या बोला है सेंथिल कुमार ने? क्या ये बातें स्वीकार्य है किसी व्यक्ति को भी? और खास करके जो लोग उत्तर भारतीयों की, हिंदी भाषियों की राजनीति करते हैं, उनसे पूछिए कि गौमूत्र राज्य मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले कांग्रेस ने नॉर्थ साउथ डिवाइड का कार्ड खेला, ओबीसी कार्ड फेल हो गया, तो उसके बाद नॉर्थ वर्सेस साउथ करने लगे कि नॉर्थ के लोगों को कुछ पता नहीं है, ये अशिक्षित है, ये बिगेट्स है, ये जहरीले हैं। इस प्रकार की बातें शायद अभी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि हम नफरत की वजह से जीत गए, मतलब कि सारे जो वोट पड़े वो नफरत के नाम पर पड़े। मतलब मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जो है, राजस्थान की जनता जो है, वो नफरत के नाम पर हमें वोट दे रही है, काम के नाम पर वोट नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार इस प्रकार की बातें, और ये पहली बार डीएमके ने ऐसी बात नहीं की है। मेरे पास 3-4 उदाहरण है, एक बार भी मैं आपको बता दूं। डीएमके के एक नेता भारती जी कहते हैं नॉर्थ इंडियन लोग पानीपुरी बेचते हैं। फिर डीएमके के नेता एलन गोवन सांसद है, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद बिहारी लोगों के बारे में कहा गया है डीएमके नेता के नेहरू के द्वारा कि बिहारी कम बुद्धिमान होते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी, उनका क्या स्टैंड है इन वक्तव्यों पर? क्या ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है? दूसरी बात, राहुल गांधी स्वयं ने अमेठी में चुनाव हारने के बाद उत्तर भारतीयों का अपमान किया था। प्रियंका वाड्रा ने किस प्रकार से चन्नी जी के साथ ठहाके लगाए थे जब चन्नी जी उत्तर भारतीयों के बारे में क्या क्या कह रहे थे। एक बात कह दूं चित्रा जी, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में 27 साल, यूपी में 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 27 साल रही, बिहार में 36 साल, मध्य प्रदेश में 50 साल से ज्यादा, राजस्थान में 50 साल से ज्यादा। तब यहां पर वोटर ठीक थे, अभी जाकर सारे अशिक्षित हो गए, अभी जाकर सभी लोग जो है वो जहरीले हो गए। मतलब ये किस प्रकार की बातें? कल तक ईवीएम बहाना था, आज जनता पर निशाना था। पर देखिए सवाल तो बड़ा है ना अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल तो बड़ा है। और अनुराग भदौरिया जी, एक और मुद्दा ओबीसी को लेकर जो बड़े जोर शोर से उठाया गया, जाति गणना को लेकर बड़े जोर शोर से उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका काट निकाला, बोला 4 ही जातियां हैं, वो गरीब हैं, महिला हैं, किसान हैं, उनकी वो बात करते हुए नजर आए। वो मुद्दा भी आप लोगों का खारिज हो गया। अब ये उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कवायद क्यों शुरू कर दी जा रही है? आप समझ रहे हैं इसके जरिए क्या संदेश जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात ये लोग करते हैं और यहां पर आकर उत्तर भारत दक्षिण भारत की आप बात करेंगे तो फिर जनता क्या हाल करेगी? और ऊपर से उत्तर भारतीयों को लेकर जो कमेंट भी सामने आए उस पर उन्होंने सवाल पूछे हैं, उस पर भी जवाब दे भदौरिया साहब। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। आपको याद है पार्लियामेंट के अंदर में एक इनके सांसद हैं अभी, रमेश बिदुड़ी, क्या उन्होंने मधुर वाणी बोली थी? पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होके। संविधान का अपमान, राष्ट्र का अपमान, देश का अपमान और संसद का अपमान। उस अपमान को इन्होंने क्या उस व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया, जाइए आप राजस्थान के, इनको इंचार्ज बनाया उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी बनाया उसको प्रमोशन दिया। आज तक क्या उसको पार्टी से निकाला? जो व्यक्ति संसद के अंदर में इस तरह की बातें करेगा, धर्म एक यहाँ पे धर्म विशेष के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा जो मैं आपके टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकता, और यहाँ गला फाड़ फाड़ के हमको सिखा रहे हैं संविधान की बात। संविधान का अपमान करने वालों के साथ आपने क्या किया? आपकी एक सांसद होती थी जिन्होंने महात्मा गांधी जी के मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताया था, क्या आपने उनके साथ किया? कुछ नहीं। क्योंकि आपको अभी आपने लंबी लंबी बातें बताई है, मैंने वही आपसे कह रहा हूं, ये चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। 2018 में यही 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, याद है आपको? 2019 में इन्हीं तीनों राज्यों में कांग्रेस साफ होगी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अरे तो यही तो बात है ना अनुराग भदौरिया जी, बहुत सही बातें आपने कही है। कांग्रेस के रास्ते यही कांग्रेस पार्टी 2018 में जब जीती थी, जो मौजूदा आपके सहयोगी है, तो ईवीएम बड़ा अच्छा था। आज दिग्विजय सिंह जी का एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये तो गजब हो गया ना। मतलब अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में मतदान करवाया जा रहा है, अगर विरोधी दल जीत रहे हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा है। यही तो सवाल है ना अनुराग भदौरिया जी। अच्छा, एक चीज आप लोग खुद के भीतर झांकने को तैयार हैं या फिर नहीं तैयार हैं? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपका सवाल मुझसे ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि बीजेपी के बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं। आप सवाल सुन, आपने सवाल पूछा, जवाब अनुराग भदौरिया जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी आप करेंगे, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मैं सीधे वरुण जी आपके पास आते हुए, वरुण पुरोहित जी, नहीं, मैंने बिल्कुल तय कर लिया है अनुराग भदौरिया जी, यहां पर अगर एंकर पर या फिर मीडिया पर बैठकर अपनी भड़ास निकालेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी। ये रोज की परिपाटी नहीं चलेगी सर, ये रोज की परिपाटी नहीं चलेगी। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब आप दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी की विचार, ठीक है, मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ ना, आप चुप रहिए, अब मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। मैंने तय कर लिया है अनुराग भदौरिया जी, अगर आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर मैं जवाब देने की बजाय फिर मैं
मैं दूसरे मेहमान के पास चले जाऊंगी। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, वरुण पुरोहित जी, सीधा सा सवाल है, आप तेलंगाना जीतते हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा है, और 3 राज्य अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर आप लोग फोड़ने लग जाते हैं। ये क्या है चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस पार्टी का? चित्रा जी, आपको प्रणाम। देखिए, अभी जो बातें चल रही थी, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा, अभी तो एक वो भी कहा गया था विदेश में जाके कि भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है। ये बातें पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा लोकतंत्र पे, मैं मोदी सरकार के लिए कहता था लोकतंत्र पे मूर्ख तंत्र हो रहा है। मैं आज विपक्ष को भी उसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के खूब वोट आए हैं, वोटों की कोई कमी नहीं है, बीजेपी से ज्यादा है चारों राज्यों में, तेलंगाना में भी जीती है, राजस्थान में भी 69 सीटें आई हैं। इसलिए ईवीएम पे प्रश्न लगाना मुझे उचित नहीं लगता। अगर आपको करना था, मैंने सुझाव भी दिया था, ईवीएम का विरोध करना है तो 5 साल तक सरकारें विपक्ष की, उनमें आप पंचायतों के स्थानीय निकायों को बैलेट पेपर से चुनाव कराते और संसद में 4.5 साल तक मुद्दा उठाते। आज अब ये उठाने से तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? आप 4.5 साल क्या कर रहे थे? आपको पहले स्टेट्स में, आज भी आपकी स्टेट्स हैं, लोकल चुनाव आप कराइए मतपत्र से, तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके आपको कौन रोक रहा था? देखिए, ये जी, मैं इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई है इसकी बजाय। दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है उसके मतलब मायने क्या निकाली जाए? देखिए, मैंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कल परसों भी कहा, सारे चैनल पे, कांग्रेस पार्टी जो है मलाई चाटू सेटिंगबाजों के एनगल्फ है, उनके कब्जे में है। कांग्रेस का नाम कृपया लेके कोई नहीं ले। जिन्होंने कांग्रेस को हाईजैक करा है उनका नाम लिया जाए। इन्होंने हाईजैक लोगों ने कर करके कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा कर रखी है, कार्यकर्ताओं का सर्वनाश कर रखा है। अगर कांग्रेस बैकग्राउंड का होगा, कांग्रेस पृष्ठभूमि का आदमी होगा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस आया होगा, तो अधिकांश आदमी उसमें सही होंगे और पार्टी को, जैसे डीके शिव कुमार है, सुक्खू है, बड़ी ढंग से चलाते हैं। आप ये देखिए, G23 बना था, जब भी मैंने कहा था अधिकांश उसमें यही थे। ये क्या करते हैं, जब हार जाते हैं चुनाव या पद से हटा दो तो यही कार्यकर्ता का मुखौटा पहन के विरोध करने लग जाते हैं। तो दोनों सूरत में 40-50 आदमी है, ये कांग्रेस का मजा ले रहे हैं, ये कांग्रेस का विरोध करते हैं, फिर पद ले लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, अगर बीजेपी को हराना है, मैं कह रहा हूं मोदी जी तो हर तरह से पाखंडी है, चालाकी, सब बुरे, पर मोदी जी आपसे, मोदी थोड़ी आपको हरा रहा है, आप तो खुद हार रहे हो। आप क्यों नहीं इंडिया अलायंस को मजबूत कर दो? 3 दिन हो गए चुनाव के परिणाम और ये बैठक, आप अपने इकट्ठे होइए, फटाफट लोकसभा के प्रत्याशी तय करिए, वो तो आप कर नहीं रहे हो। पीछे 9.5 साल से अगर किसी के भागेंगे तो आप खुद की पार्टी को तो तैयार नहीं कर रहे। ठीक है, एक बात तो कम से कम समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग भी इस वक्त बता रहे हैं, वरुण पुरोहित जैसे लोग, कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है, बीजेपी को दोष देना या फिर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। शहजाद जी, आप जवाब दे दें, उसके बाद संगीत जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी खुद अपनी वजह से हार रही है, बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करे। देखिए, ईवीएम का तो एक विषय अलग बात है, उसको तो कार्ति चिदम्बरम जैसे नेताओं ने भी खारिज कर दिया है कि ईवीएम ठीक ठाक है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि इनका तो भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन था ना, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इनके इंडिया अलायंस का भी है। मैंने अभी एक टिप्पणी बताई है, सेंथिल कुमार डीएमके के नेता है, पहले उन्होंने सनातन समाप्ति, हिंदू समाप्ति की बात की, ए राजा जैसे लोगों ने सनातन की तुलना बीमारी से की। अब गौमूत्र राज्य कहा जा रहा है। गौमूत्र क्या है भाई? गौवंश तो गांधी जी को प्रिय था, तो क्या गांधी जी सांप्रदायिक थे क्या? और गौमूत्र, गौ के गोबर को खरीदने का काम तो छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक कर रही थी, तो क्या वो सांप्रदायिक कार्य था? और 5 साल पहले जब आप 3 राज्य जीते तब वहां के लोग ठीक थे, अब अशिक्षित हो गए, अब बिगेटेड हो गए। मेरा सीधा सवाल है उत्तर भारत में राजनीति करने वाले दलों से, अखिलेश यादव जी के पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, डीएमके के जो लगातार नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ भाषण और स्टेटमेंट आए हैं, उन पर उसका क्या स्टैंड है? क्या वो कैटेगोरिकली कंडेम करने की हैसियत रखते हैं? और कांग्रेस पार्टी क्योंकि मोहब्बत की सारी दुकानें और फ्रेंचाइजी खोलने की बात करती है, तो वरुण पुरोहित जी बताइए कि राहुल गांधी, जिनके पूरे परिवार की सियासत उत्तर भारत से हुई है, क्या इस प्रकार की भाषा और टिप्पणियों के बाद डीएमके के साथ उनके गठबंधन में रहना उचित है, या ये राहुल गांधी की ही मन की बात है? क्योंकि राहुल गांधी ने इस प्रकार की भाषा अमेठी के और उत्तर भारतीय वोटर के लिए किया है इस्तेमाल। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भविष्य में जिन लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, डीएमके के नेता की ओर से बयान सामने आया है जिसका जिक्र भी कर रहे हैं शहजाद, उनका कहना है बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों को जीत रही है, उसको दक्षिण में नहीं घुसने देंगे। ये कौन सी भाषा है? देखिए, मेरा एक सवाल था, उसका भी जवाब आप दिलवा दीजिएगा, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा सवाल था पार्लियामेंट के अंदर में, वह इन्होंने अपनी बात रिपीट की, मैं वही रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में एक बीजेपी का सांसद राष्ट्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, इन्होंने उसके साथ क्या कार्रवाई की? क्या उसको दल से निकाला? बता दें मुझे, फिर मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा और गारंटी जवाब दूंगा। बताइए। बोलिए शहजाद जी। एक सेकंड ना चित्रा जी,
पहले तो हाँ मैं इस पे जवाब दे देता हूं। जो रमेश बिदुड़ी जी की बार बार बात कर रहे हैं, बताइए, जवाब मत दीजिए, हाँ या ना जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी की हाँ नेत्री ने मुझे उग्रवादी और मुजाहिदीन कहा था। फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करने लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया? आपने मिसाल कौन सी पेश की? सवाल पूछा ना, उनसे जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी जी भी बहुत देर से अपनी बात जवाब हो गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है। ऐसा नहीं चलेगा कि बीजेपी बोलती रहेगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये तरीका नहीं है। आपने सवाल पूछा था अनुराग भदौरिया जी, फिर जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए। शहजादी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। प्लीज समय खराब नहीं करेंगे अपने दर्शकों का, समय खराब नहीं करेंगे दर्शकों का। जवाब सुन लीजिए। हाँ नाम में जवाब नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, प्लीज यहाँ पर बैठकर आप तय नहीं कर सकते हैं हाँ नाम में जवाब। शहजाद पूनावाला जी टू द पॉइंट। रमेश भदौड़ी वाला मामला तो गंभीर था, ठीक है, मैं आपने तो उनको नवाज दिया। अच्छा मैं अपने टर्न पे बोल लूं, पूरा जवाब दे रहा हूं। अब मैं बोलूं ना, मैं अपनी बात आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लेते हैं। ये इनकी जवाब हमारा, हम अपनी बात कहते हैं तो वो जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी वही क्यों, मैंने आप ही बोलोगे क्या पूरी डिबेट में? अभी आपने बोला, फिर कह रहे क्यों बुलाते हो, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? आज तक को आप चलाओगे क्या? किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? अरे आपने अपनी बात कह ली, मुझे बात रखने दीजिए। चित्रा जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, दोनों की आवाज डाउन किया जाए, दोनों की आवाज डाउन की जाए, दोनों की आवाज डाउन की जाए। दोनों से गुजारिश है। अनुराग भदौरिया जी, बड़े निवेदन के साथ, आपने उनसे सवाल पूछा था तो जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए। हाँ या ना में आपको क्यों लगता है कि सामने वाला जवाब देगा? ठीक है, अभी आपकी आवाज नहीं ऑन एयर जा रही है, आप चुप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और आपसे भी शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने जो जवाब उठाया है वो सवाल तो महत्वपूर्ण है रमेश भदौड़ी का, उस पर आप जवाब दे दीजिए। संगीत रागी जी भी बैठे हुए बहुत देर से, प्लीज मुझे उनके पास भी जाना है। अनुराग जी मैं फौरन आ रही हूं, जरा उनकी 2 लाइन में जवाब सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा, फिर संगीत जी की बारी आएगी। बोलिए शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी, इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होने वाला हासिल। रमेश बिदुड़ी के उस बयान पर तो राजनाथ जी ने उसी समय पर प्रतिक्रिया दे दी थी, परंतु रमेश बिदुड़ी से पहले प्रियंका कक्कड़, इनकी एलआई नेता, ने मुझे ऑन एयर नेशनल टीवी पर उग्रवादी और मुजाहिदीन कहा था। उस समय पर ये कहां गए थे अगर उनका पेट का पानी इतना हिल रहा था? अब छोड़ देते। आज का विषय है कि 3 से ज्यादा कमेंट मैंने बताए हैं उत्तर भारतीयों के विषय में, जो कहा है कम बुद्धि वाले हैं, पानी पूरी बेचने वाले हैं, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, और इसके अलावा हिंदी भाषी जो लोग हैं वो विकसित नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी और गौमूत्र राज्य कहना, इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेने से क्यों कतरा रही है अखिलेश यादव की पार्टी? उत्तर प्रदेश के लोग देखें, बिहार के लोग देखें, उत्तर भारत के लोग देखें कि अनुराग भदौरिया एक स्टैंड नहीं रह पा रहे डीएमके के खिलाफ। मैं अब जवाब ले लेती हूं। ये गौमूत्र वाला जो बयान आया है उत्तर भारतीयों को लेकर, क्या आप साथ में हैं या फिर गलत बयानी है अनुराग भदौरिया जी, डीएमके के लीडर का? आप मुझे बोलने दीजिए। आप चित्रा जी मुझे बोलने दीजिएगा, आपने खूब मौका उनको दिया। मैंने इनसे पूछा था रमेश बिदुड़ी के बारे में, जो राष्ट्र का अपमान हो रहे थे, इनके मुंह से शब्द नहीं फूटा। डर के मारे पेट कपकपाने लगा, बोल देंगे तो कहीं पार्टी एक्शन ना ले ले, ये हमसे बात करेंगे। हमने इनसे पूछा कि बताइए महात्मा गांधी के हत्यारे को, जिनको आप बता रहे हो महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हत्यारे को, राष्ट्रभक्त बोलने वाले के सांसद के साथ आपने क्या किया था? आपकी आवाज नहीं निकली। आपके किरण रिजिजू जी ने क्या कहा था उसके बारे में जाना नहीं चाहता। जहां तक जो भी इस तरह की टिप्पणी करता है, जैसे आपने कहा ना, आप तो सिर्फ प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दे दी, नहीं बोला ना आपने? नहीं, किरण रिजिजू ने क्या कहा था? सुनिए मेरी बात। चित्रा जी किस प्रकार मेरी बात हो रही है, मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात सवाल पूछा गया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये इधर उधर बात पूरी, मैं देखो बीच में नहीं बोला था, बोलिए जवाब। मैं बीच में नहीं बोला था। ठीक है, ओके, जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, इतना इतिहास में नहीं। अभी ये डीएमके वाले बयान पर आप साथ में है नहीं है, जल्दी से स्टैंड क्लियर कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे बोला कि हम ऐसे जिस तरह के जो सनातन के खिलाफ या जो धर्म की बात की जाती है, हम ऐसे बयानों के साथ नहीं होते हैं। और हम कहते हैं ऐसे बयान, हमारा देश है, मंच शेयर करेंगे, आगामी मीटिंग होगी ऐसे नेताओं के साथ नहीं होगी, हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने कहा ना, हम समाजवादी लोग सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, ना बढ़ावा देते हैं। मैंने इनसे पूछा जब बीजेपी को हराने के लिए उनके साथ एक मंच पर बैठकर आप मीटिंग करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? तो आगे आने वाले वक्त में डीएमके को किनारे रखेंगे या मीटिंग होगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके 24 में? देखिए, हमारा राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब
जब राष्ट्र का मुद्दा होता है ना, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, अर्थव्यवस्था है, देश का डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति पे हम सब एक हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से बेरोजगारी पे नहीं निकलता, महंगाई पे नहीं निकलता। हिंदुभाषी क्षेत्र को गोमूत्र प्रदेश कहना, जनगणना की बात करेंगे। मैं फिर अपने सवाल पर आती हूँ अनुराग जी, हिंदी भाषी क्षेत्र को गोमूत्र प्रदेश कहना ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है क्या? जाति और क्या आप इसके समर्थन में हैं, इसके विरोध में हैं? अनुराग भदौरिया, सुनिए, जाति जनगणना की बात कर रहे थे, मैंने कहा जाति जनगणना में इनके अनुप्रिया पटेल जी ने क्या कहा कि जाति जनगणना होने चाहिए। ठीक है, संगीत रागी जी, पार्टी के एलाई हैं। ठीक है, हो गई आपकी बात। संगीत रागी जी, पटेल जी को पार्टी ने इस तरह के बयानों के क्या मतलब मायने निकाले जाए? वो साउथ की पॉलिटिक्स तो कर लेंगे, लेकिन उनके जितने सहयोगी हैं उनके लिए क्या आगामी दिनों में मुसीबत खड़ी हो जाएगी इस तरह की भाषा पर? देखिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप देश को विभाजित ही कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो कोई भी पार्टी इस प्रकार की बात करती है वो बिल्कुल गलत है। हम आज डिस्कस करने आए थे, मूलतः हम भटक रहे हैं, हम मूलतः बात करने आए थे कि 3 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद विपक्षी गठबंधन जो है वो किस प्रकार की राजनीति कर रहा है। ईवीएम की राजनीति वैसे ही है जैसे हम कोई आज के दिन में जाकर के कहें कि नहीं, आज के दिन में हम हवाई जहाज वाला दुनिया में नहीं रहेंगे, हम तो रेलगाड़ी की दुनिया में चलेंगे, बैलगाड़ी की। कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्या लालटेन युग में जाना चाहते हैं, ये आप बता दीजिए। बार बार कहा जाता है अमेरिका में, अन्य जगह हो रहा है। अरे भाई, अमेरिका जो है वो 300 मिलियन पॉपुलेशन उसका है, हम 1500 मिलियन पॉपुलेशन है। 6 अमेरिका हमारा वोट करता है, जर्मनी, जापान, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड सब मिला दीजिए तो अकेले उत्तर प्रदेश के बराबर भी वोटिंग नहीं करता है। तो आप उनसे तुलना करना बंद कीजिए, आप अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर मत फोड़िए। और अब यदि आप में हैसियत है और राजनीतिक क्षमता आप में है तो आप हिमाचल चुनाव में आप जीत करके आए, आप इस्तीफा दे दीजिए, तेलंगाना में आप इस्तीफा दे दीजिए, कर्नाटक में इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उसके बाद आप पूरे देश में चुनाव कराने के लिए आप कहिए कि हाँ, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाह रहे। पहले इन तीनों राज्यों में इस्तीफा तो दे दीजिए, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो इस्तीफा दे दे। सिर्फ ये जिसको कहते हैं ना वर्बल डायरिया, खास करके ये लोग जनता से कटे हुए। और प्रधानमंत्री ने तो भिगा भिगा करके, जिसको कहा जाता है भिगा भिगा के, वो शब्द मैं नहीं करूंगा, लेकिन भिगा भिगा के इनको मारा है। ठीक है, आप लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एक सवाल सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह ने 2 घंटे पहले एक और ट्वीट किया है और 2 तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। उन्होंने लिखा है, इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचडौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को लिख दी गई थी। अब नतीजे आने के बाद मिलान करें तो उनकी बातें वो बता रहे हैं कि सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? देखिए, क्या इससे आशंका बलवती नहीं होगी? देखिए, कोई भी आकलन कर सकता है। कल जाकर के आप एक बात मुझे बताइए कि एग्जिट पोल आज तक का दिखाया था और हम यहाँ पर आपके स्टूडियो में बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश को लेकर के तमाम आकलनों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भी संभवतः पता नहीं, मुझे तो किसी भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश होकर के लौटा था, किसी ने नहीं कहा था कि 150 और 160 जीतेंगे। लेकिन आपके स्टूडियो में एक एग्जिट पोल के व्यक्ति जो किया है, साइंटिफिक तरीके से किया है, वो कह रहा था कि हमने कंजर्वेटिव दिया है 155, 165 के आसपास है। आप सारे रीजन में हार रहे हैं और यही बात सिर्फ आपका होता मैं मान लेता, लेकिन सीएसडीएस के संजय कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने वोटों का परसेंटेज बताया, उनसे वो मेल खाता हुआ दिख रहा था। तो ये बातें बहुत ही दकिया, जिसको क्या कहते हैं, बचकानी बातें हैं। नफरत, मोहब्बत की दुकान नफरत की भाषा से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नफरत की भाषा पूरी ये में कहा है और प्रधानमंत्री ने आज भिगा भिगा करके मारा है, कहा है कि आप कुछ पॉजिटिव बन जाइए। और मैं ये सच बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी को आप निगेटिविटी से नहीं हरा सकते। जब तक आपके पास अल्टरनेटिव विजन नहीं होगा, जब तक आपके पास एक बेहतर नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आप संगठन नहीं होगा, तब तक आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा। कर्नाटक में यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वहां एक बेहतर विकल्प के तौर पर वो लाती है। छत्रप कुछ जीतते हैं तो वो उनकी हैसियत के बदला। आज के दिन में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एकदम पैरालिसिस की स्थिति में प्राप्त हो चुकी है। इसलिए
मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास देश के लिए कोई एक ऐसा विजन है जिससे आज का जो मतदाता है उसे लपक ले और कहे कि नहीं, ये तो मोदी से बेहतर विकल्प है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस पार्टी को। कई महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं, अनुराग जी और वरुण जी दोनों इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ये जो ईवीएम का रोना है, इस पर दर्शकों को जल्दी से मैं एक जानकारी दे देती हूं। केरल में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1982 में, आपको बता दें। उसके बाद फिर 1983 में कुछ वजहों के कारण इसको बैन भी किया गया था, कुछ सवाल उठाए गए थे। 2004 में, उसके बाद चूंकि बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए ज्यादा मैं नहीं पढ़ते हुए जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देती हूं। 2004 में ईवीएम के इतिहास में एक क्रांतिकारी साल रहा। देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर 17.5 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ईवीएम के साथ ही भारतीय लोकतंत्र में बदल गया और उसके बाद सारे के सारे चुनाव ईवीएम से होने लगे। और साल 2004 जब शाइनिंग इंडिया का नारा अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से दिया गया था, लेकिन बीजेपी की बुरी हार हुई थी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके बाद यूपीए का गठन हुआ और फिर वो सत्ता में आई। मैं आ रही हूं आपके पास जल्दी से। देखिए, ईवीएम पर जो कहा कि इसे भाई जब तक ईवीएम नहीं खुला था तब तक तो कांग्रेस बैलेट पार्टी पेपर से जीत रही थी। हाँ, आप बिहार चुनाव को आप ध्यान रखिए, ठीक है। बिहार चुनाव में जब तक बैलेट पेपर था भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। जैसे ही ईवीएम खुला, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और जीत गई वो चुनाव 2001। ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी एक बजे दिन में जाकर के वो माना गया कि उन लोगों की ओर से वोट दिया गया था। लेकिन बार बार जब भी बैलेट पेपर खुलते हैं उस समय यही कहा जाता है कि इस पर अभी भरोसा मत कीजिए, ईवीएम के नतीजे आने के 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और वही निकला। लेकिन मैं यहां पर दर्शकों को ईवीएम का ये जो बार बार का रोना है उस पर दरअसल ये बताना जरूरी है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी शाइनिंग इंडिया का नारा देने के बावजूद, और उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था। वो महत्वपूर्ण साल था जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। 4 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं 2004, 2009 जो ईवीएम पर हुए और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, यूपीए की सरकार बनी। उसके बाद 14 और 19 और उसके बाद तमाम असेंबली इलेक्शन हम देख रहे हैं, जिसमें 2018 में हम सब जानते हैं कि किस तरह से बुरी हार का सामना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान तीनों में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। तो वरुण पुरोहित जी, अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए। हालांकि आप भी यहां पर कांग्रेस को ईवीएम के मसले पर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैलाने की क्या कोशिश नहीं है? आप इतने बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, इस तरह का अगर ट्वीट उनकी ओर से किया जाएगा तो क्या समझेगा इससे? लाइनों में खड़े होकर कतारों में सुबह सुबह मतदाता जाता है ईवीएम से मतदान करने के लिए। लोकतंत्र का वो बड़ा पर्व होता है। जब आप जीतते हैं तब ईवीएम बड़ा अच्छा है, जब आप हारते हैं तो फिर ईवीएम को हैक करवाकर और बीजेपी चुनाव जीत रही है। कौन भरोसा करेगा इन बातों पर? देखिए चित्रा जी, पहले वो बयान की बात आ रही थी डीएमके के सांसद की, तो मैंने पहले भी इशारों में कहा था ये नहीं बोले बीजेपी के समर्थक कोई भी। जब विदेश में बोला गया कि भारत में पैदा होने पाप किए थे, जब भारत में पैदा हुआ, शर्म आती इस प्रकार का, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। जो भी गलत चाहे बाहर जाके कोई करता है, शीर्ष नेतृत्व करे, चाहे डीएमके का सांसद करे, इस प्रकार का आचरण 9 साल में देखा गया। पहले इतना शाब्दिक आचरण में गिरावट नहीं आई थी, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो आप ईवीएम की बात करो, मैंने कई बार कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि विपक्षी जो राज्य हैं उसमें क्यों नहीं आप स्थानीय निकायों के पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से करा लेते? तो आज दबाव बनता आपको अगर ईवीएम हटवानी थी तो। अब 3 महीना 4 महीने लोकसभा का चुनाव नहीं है, उस पर ईवीएम की बात करने की बजाय आपको पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और जिन नेताओं के नाम आप लेते हो, मैंने G23 का भी हवाला दिया, औरों को भी दिया, कम से कम 40-50 जो लोग हैं जो कांग्रेस को हाईजैक किए हुए, इनको हटाने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपने आप ही देखिए, भारत जोड़ो से बार बार बीजेपी के लोग चिढ़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी का सबसे बढ़िया काम कोई किया है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा करी, लेकिन उसका फल पूरा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक हाईजैक एक ग्रुप है, जैसे गैंग ऑफ वासेपिर होता है, उस कांग्रेस पार्टी को वही कार्यकर्ता का मुखौटा अपना लेंगे, वही पद लेंगे, वही एआईसीसी में आएंगे, वही राज्यसभा, वही मंत्रिमंडल। तो उन 50 लोगों से तकरीबन अधिकांश मैं कह रहा हूँ, उनमें कुछ मजबूत भी है, हुडा साहब जैसे, लेकिन अधिकांश लोगों को से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। मोदी जी की सरकार 1 महीने 2 महीने में आप हटा सकते हो। आप पीछे मोदी जी के भाग रहे हो, आपकी सबसे फेल सरकार आजाद भारत की, उसको नहीं हटा पा रहे और बात करो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को मजबूत कर लेंगे तुरंत भी। 24 का चुनाव कांग्रेस हिंदी पट्टी में आराम से जीतेगी, लेकिन हिंदी पट्टी में आपको मजबूत करना है तो हिंदी पट्टी में आपको ग्राउंड लेवल तक तो जाना पड़ेगा। इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। अब ईवीएम की बार बार बात करना इसलिए हास्यास्पद और बीजेपी की भी हास्यास्पद है। अभी एग्जाम्पल दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता ने, अरे भाई राजीव गांधी जब टेक्नोलॉजी लाए सबसे ज्यादा विरोध करते थे, आज टेक्नोलॉजी के बूते पे या सरकार में ईवीएम, एक बात बताऊं, इसलिए लाई गई थी
कि खर्चा बहुत हो रहा था चुनाव में, मतपत्रों की गिनती में बहुत समय लगता था। तो भारतीय लोगों ने, भारतीय इंजीनियरों ने ऐसा दिमाग लगाया कि ईवीएम लाया जाए, खर्चा भी बंद हो और जल्दी रिजल्ट आ जाए। अगर आपको शक है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को रात को बैठाइए वहां। अब सीधे आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा वरुण पुरोहित जी, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला जी, कांग्रेस अपने आप को सेंथिल कुमार के बयान के साथ खड़ा नहीं कर रही है। पी चिदम्बरम बोल रहे हैं माफी मांगिए वो। नहीं, पी चिदम्बरम जी से पूछिए कि जब अमेठी में चुनाव हारने के बाद, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने उनको हराया था, तो राहुल गांधी ने उत्तर भारतीय वोटरों के लिए क्या कहा था, और प्रियंका वाड्रा ने चन्नी जी के साथ खड़े रहकर जब चन्नी जी ने ऐसी टिप्पणी की जो मैं दोहराना नहीं चाहता उत्तर भारतीयों के लिए, तब हंस के ठहाके लगा के हंस रही थी, तब उन्होंने क्यों नहीं कुछ स्टैंड लिया? और जब उन्हीं के स्टेट से एलन गोवन साहब ने हिंदी भाषा को लेकर, जब उन्हीं के स्टेट से DK नेहरू, मैडम मैं कैसे अपनी डिबेट करूं, मैं किसी के बीच में वरुण जी उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप लोग बोलिएगा। ठीक है शहजाद जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या तथ्य इतने दुख देते हैं क्या लोगों को? अरे भाई फिर साउथ कोरिया में ये है नेता वरुण जी, प्लीज वरुण जी उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। जी। डीएमके के नेता KN नेहरू बिहारी, ये कम बुद्धिमान होते हैं। ये बयान तो इंडिया टुडे पर छपा हुआ है। चिदम्बरम जी की आत्मा तब क्यों नहीं उनको कुछ दुख हुआ? और उन्हीं के सुपुत्र ने कहा 10 साउथ, मतलब कि जब नॉर्थ में 3 राज्य हार गए और तेलंगाना में डिफॉल्ट से एक चुनाव जीत गए, तो वो कहते हैं 10 साउथ, मतलब कि साउथ के वोटर जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है। मुझे बताइए आज सबसे ज्यादा साउथ में MP किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के 29 MP है, कांग्रेस के 28 MP है। पुदुचेरी में सरकार किसकी है? बताइए कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कर्नाटका में कौन है? तेलंगाना में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस पार्टी की हुई है? 50% से ज्यादा ग्रोथ किस पार्टी की हुई है? आप किस लिहाज से बोलते हैं? डीएमके सांसद के बयान पर कार्ति चिदम्बरम भड़के हुए हैं। वो बेटे हैं पी चिदम्बरम के। उन्होंने कहा है कि सेंथिल कुमार को अपने इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। शहजाद अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। एक ही बात और पूछिए इनसे कि ये तो अभी यहाँ पर कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि हम लोग सम्मान करते हैं सारे धर्मों का। मां लक्ष्मी के विषय पर आपने डिबेट की थी, क्या टिप्पणी की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने? क्या टिप्पणी की थी आरजेडी के नेताओं ने रामचरितमानस को लेकर? मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, मुझे तो फिर भी छोड़ दीजिए। परंतु ये जो लोग अपने आप को कृष्ण के स्वप्न देखने वाले बताते हैं, जो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, जो कहते हैं कि हम राम जी के साथ हैं, तो बताइए राम जी के अस्तित्व को डीएमके के नेता ने अभी नकारा। जब राम मंदिर बन रहा है और उसमें स्थापित किए जाएंगे राम जी को, राम लला जाएंगे और वहां पे विराजमान होंगे, तो किसने कहा कि राम जी काल्पनिक है? डीएमके के नेता ने कहा। तब ये सारी मंडली कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, आज ये इधर उधर की बातें जरूर करेंगे। आज बताइए डीएमके से नाता तोड़ेंगे, हाँ या ना? अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब दे दूं। देखिए इन्होंने बोला, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका सीधा सीधा सा जवाब दे रहा हूं। देखिए हम समाजवादी लोग पहले से ही लक्ष्मी जी को मानने वाले लोग हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले लोग हैं, और इस तरह का कोई भी बयान देता है, हम पूरी तरह से उस बयान का हम लोग कोई समर्थन नहीं करते, खंडन करते। कई बार बोला जा चुका है और कई बार बोला गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूं, मैंने बोला कि मैं अनुराग हिंदू हूं, मैंने तो नहीं बोला। मेरे लिए आप उतना ही महत्व रखते हो जितना कोई मोहन रखता है, कोई सोहन रखता है। आप मेरे लिए हिंदुस्तानी हो, आप मुस्लिम नहीं हो। हमारा आपका डीएनए, हम आपको अपना खून समझते हैं। आपके मन में मुस्लिम है तो मैं क्या कर लूं? आप क्यों बार बार इस बात को कहते हो मैं मुस्लिम हूं? भाई आगे बढ़िए, मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। एक है सब, मुजफ्फरनगर दंगों में देख लिया था। चलिए आगे बढ़िए, आप डिबेट के अंदर में धर्म की राजनीति आगे बढ़िए। मुजफ्फरनगर दंगों में देख लिया था मैं मुस्लिम हूं, और इसके मतलब आप मुस्लिम है तो आप मुझे बताना चाहते हो मैं हिंदू हूं, तो आप डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या? मैं कहता हूं आप हमारे भाई हैं, मेरा खून है। आप हो सकते हैं अपने आप को अलग समझ सकते हैं, मैं आपको अपना समझता हूं, और गारंटी से कहता हूं मैं अपना समझता हूं। आपकी मानसिकता में अगर कोई खोट है आप उसको सुधार लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे दल का हो चाहे दूसरे दल का हो, हम सभी धर्मों का और जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और हम जाति की जब बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अनुराग भदौरिया जी, खारिज कर दिया ना वो जातिगत जनगणना आपका। 3 राज्यों की जनता ने कहा भैया पैक कीजिए, नहीं चाहिए जाति वाली आधारित पॉलिटिक्स, नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, पैकअप कर दिया है। बड़ा मुद्दा उठाया था आप लोगों ने, एक बार उनकी बात हो जाए। एक चीज आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है अनुराग भदौरिया जी? सुन हाँ, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल दीजिए जवाब।
और मुद्दा रहेगा। हाँ। क्योंकि मैं दे रहा हूं, ये मुद्दा है, मुद्दा रहेगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा है ये। हाँ। समाज में हर वर्ग को आगे लेके तभी आप आएंगे जब आपको पता चलेगा समाज का कौन सा वर्ग कितना पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी ये को मंच पे देखने के लिए जाति देखने की जरूरत है क्या कि समाज का कौन सा वर्ग पिछड़ा है? अनुराग भदौरिया, ये देखने के लिए जाति देखनी पड़ेगी क्या कि समाज का कौन सा वर्ग पीछे? नहीं, गरीब देखने के लिए जाति पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे, उनका रहन सहन, उनका स्तर सब कुछ खुद बता देगा। इस मानसिकता से मुक्त होइए आप लोग। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी अनुराग भदौरिया जी। इस मानसिकता से मुक्त होइए आप लोग। इस जाति से निकलिए। देश आगे जा रहा है, जाति के जकड़न में मत इस जंजाल को बुनिए। जाति धर्म की राजनीति करते उसके बारे में आप नहीं बोल पा रहे हो। अनुप्रिया पटेल को बोलिए, यहाँ पे देश में अनुप्रिया पटेल तो अरे अनुप्रिया पटेल नहीं बैठी हुई है मेरे साथ, अभी आप बैठे हुए, आपसे बात करूंगी। अनुप्रिया पटेल, मेरा सर सुनिए मेरी एक बात, हिंदी के पेपर में यहाँ पर मैं समाजशास्त्र का आंसर देकर नहीं आती हूँ। जिस टॉपिक पर बैठे डिबेट करने उसी पर डिबेट करूंगी। अनुप्रिया पटेल बैठी नहीं, अनुप्रिया पटेल को लेकर आइए, फिर तो मैं देश के 550 जितने भी सारे सांसद हैं सबकी बात करने लगूं यहाँ पर। प्लीज अनुराग भदौरिया जी। अरे मैं कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल जी सांसद नहीं है, उनके एलआई पार्टी है भाई, अपना दल की। अरे भाई वो ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। मैंने जो सवाल पूछा है वो बताइए ना। सबसे ज्यादा जाति गणना और ओबीसी की बात राहुल गांधी की ओर से की गई, राहुल गांधी की ओर से की गई। तीनों राज्यों की जनता ने नकार दिया है। नए सिरे से सोचिए 24 की पॉलिटिक्स आप कैसे करेंगे अनुराग भदौरिया जी। अरे आप मुझे ज्ञान देने की बजाय बीजेपी को ज्ञान क्यों नहीं देते कि नफरत की राजनीति मत करो, विकास की राजनीति आप पर्टिकुलर अपने ऊपर मत लेकर। आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो, जनता की बात क्यों नहीं करते हो, ये तो उनको भी तो ज्ञान दीजिए ना कि सारा ज्ञान विपक्ष को ही देंगे आप। ठीक है कि सत्ता पक्ष को कोई ज्ञान नहीं देना है। नहीं, अब ज्ञान आपको। देखिए चित्रा जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मूल मुद्दे क्यों नहीं। रमेश बिधुड़ी को ऐसा कहने पर आपने निकाल क्यों नहीं दिया? चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी बातें कही, आपने क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल दिया? नहीं। देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने एक मुस्लिम एक व्यक्ति को कहा था, पूरे मुस्लिम समाज को नहीं कहा था। रामचरितमानस पर लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी जो है वो पूरे हिंदू, ठीक है। और दूसरी बात, अनुराग भदौरिया आज लगता है कि अटल जी की आज भाषण सुन करके आए हैं। इनकी हमेशा दशा और दुर्दशा। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। उत्साह उसका बढ़ा हुआ है। इस उत्साह का असर क्या आपकी बार 400 पार का जो नारा बीजेपी के नेता लगा रहे हैं 2024 के लिए, उसमें भी देखने को मिलेगा, या फिर विपक्षी दल नए सिरे से एकजुट होंगे और फिर बीजेपी को हराने के लिए आगे नई रणनीति बनाएंगे? पॉलिटिक्स में आगे क्या घटता है, क्या बढ़ता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।